बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, लॉ गेट सीरीज़ का ये हमारा पीपीसी का पहला लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पीपीसी में से 4 चैप्टर्स जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो चारों चैप्टर्स को डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल था। मैं कोशिश करूँगा कि जो ये सेकंड चैप्टर है, जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले जो है वो सेक्शन 6 है, डेफिनेशंस इन दिस कोड। एक्चुअली इसमें बताया गया है कि सेक्शन 6 के मुताबिक जो एक्सेप्शंस का चैप्टर अलग से नहीं दिया गया और कंप्लीट पीपीसी में कोई भी चीज़ जो है वो अगर एक बार एक्सप्लेन कर दी जाए तो वो तमाम पीपीसी पर लागू होगी। ठीक है, इसके बाद सेक्शन जो 7 है, ये भी सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन है। मीन्स है कि सेक्शन 7 के मुताबिक कोई भी एक्सप्रेशन, एब्रीवेशन या कोई टर्म जो इस पीपीसी में दी गई है और अगर वो कहीं पर भी एक्सप्लेन कर दी जाए या जनरल एक्सप्लेनेशंस के चैप्टर में एक्सप्लेन कर दी जाए तो ये टर्म, ये एब्रीवेशन, ये एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्लेन तस्वर होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है जेंडर। आर्टिकल, ये सेक्शन 8 है, जेंडर के मतलब है। आपने देखा होगा कि पूरी पीपीसी में, पाकिस्तान पीनल कोड में कहीं पर भी शी वर्ड यूज़ नहीं होता। जस्ट वर्ड जो है वो ही यूज़ होता है। ये प्रोनाउन जो है ही यूज़ होता है। एक्चुअली ये एक्सप्रेस करता है मेल और फीमेल दोनों के लिए ये होता है। अगर ये एमसीक्यूज इस तरह बनता है ना, जेंडर, ये आर्टिकल ये के मतलब कि ही जो है वो डेरिवेट्स है और या यूज़ होता है मेल आर फीमेल, तो जस्ट मेल पे निशान नहीं लगाना। तो ये जो वर्ड है ये दोनों के लिए यूज़ होता है पीपीसी में। इसके बाद आर्टिकल सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 में एक्चुअली डिस्कस किया गया है नंबर्स का कोई डिफरेंस नहीं है। सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए जो है वो एक ही वर्ड ही यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 9 है मेन एंड वुमेन। ठीक है, यहाँ पर फिर वो नंबर्स की बात आती है कि जो वर्ड मैन है ये मेल ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होता है, वो चाहे किसी भी एज का हो। ठीक है, और जो वर्ड वुमेन है ये जो है ये फीमेल ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होती है और ये किसी भी एज से ताल्लुक़ रखता हो। इसके बाद स्टूडेंट्स सेक्शन 11 है। 11 सेक्शन जो है ये पर्सन के मुतल्लक है। स्टूडेंट्स, इसके मुतल्लक एक लेक्चर मेरा इसी लीगल मैजिस्टर यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली वर्ड जो पर्सन है ये दो डिवाइड है 2 काइंड्स में, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जो वो है वो ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर जो पर्सन यूज़ हुआ है इसमें इंक्लूड है एनी कंपनी, एनी एसोसिएशन और एनी बॉडी ऑफ पर्सनस, वो इनकॉर्पोरेटेड हो और नॉट इनकॉर्पोरेटेड, तो वो पर्सन कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सेक्शन 11। इसके बाद सेक्शन जो 12 है ये पब्लिक के मुतल्लक है। वर्ड पब्लिक जो है ये एक्चुअली डील करता है वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो। ये जो वर्ड पब्लिक है ना, मीन्स ऐसा ग्रोह है, ग्रोह के लिए यूज़ होता है, या किसी भी क्लास के लिए हो, किसी भी कम्युनिटी के लिए हो। ठीक है, तो वर्ड पब्लिक ही यूज़ होगा। इसके बाद सेक्शन जो है वो 13 है। सेक्शन 13 ओमिट हो गया है। सेक्शन 14 है सर्वेंट ऑफ स्टेट। ये आगे चल के मैं आपको पब्लिक सर्वेंट और सर्वेंट ऑफ स्टेट के बारे में बताऊंगा मज़ीद। सेक्शन 14 में जो है वो सर्वेंट ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है। सर्वेंट ऑफ स्टेट मीन्स है कि हर वो एम्प्लॉय ऑफ द पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत कोई भी जो एम्प्लॉय है वो जो है वो सर्वेंट ऑफ स्टेट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद सेक्शन 15 और सेक्शन 16 जो है वो भी ओमिट हो चुके हैं। सेक्शन 17 में जो है वो गवर्नमेंट के मतलब बताया गया है। द वर्ड गवर्नमेंट जो है ना ये एक्चुअली इंडिकेट करती है पर्सन और पर्सन्स के मतलब जो कि
इंतज़ामी तौर पर हुकूमत चलाते हैं, जो हुकूमत चलाते हैं, जो इंतज़ामिया के मतलब होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो पहले तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, अब लोकल गवर्नमेंट भी चूँकि हो चुकी हैं तो लोकल गवर्नमेंट भी इसमें ऐड होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स सेक्शन जो है वो 18 है, ये भी ओमिट हो गया है। इसके बाद सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 में जज के मुतल्लिक़ बताया गया है। जज हर वो पर्सन है जो ऑफिशियली जो है वो अपॉइंट हो एज अ जज, वो जज कहलाता है। आप इसको यूं कह सकते हैं कि पर्सन और बॉडी ऑफ पर्संस है जो एम्पावर्ड हो, जिनको ये अथॉरिटी दी गई हो कानून की तरफ से कि वो जजमेंट पास कर सकें, इज कॉल्ड जज। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 20 पर। सेक्शन 20 जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में है। कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स है अ जज आर बेंच ऑफ जजेस। जज आर बेंच ऑफ जजेस है जो इंडिपेंडेंटली फैसला कर सके, जो ऐसी है कि ये जो जुडिशली एक्ट कर सके, वो जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाता है। इसके बाद 21 है पब्लिक सर्वेंट, ये है पब्लिक सर्वेंट 21। ठीक है, अब पब्लिक सर्वेंट में ये एक पब्लिक सर्वेंट में जो है वो हर कमीशन ऑफिसर, ठीक है, मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान किस, और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत हो या फिर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत हो, हर वो ज्यूरी, वो जजेस, वो जस्टिस, ये सब जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। ये क्यों कहलाएंगे? एक्चुअली वो तमाम सर्वेंट्स जो कन्फाइनमेंट दे सकें, जजमेंट पास कर सकें, या फिर प्रोटेक्ट द हेल्थ, द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी या कन्वीनियंस जो हैं ये चीज़ें दे सकें, ये पब्लिक सर्वेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हैं वो पीछे हम पढ़ के आए थे, सर्वेंट ऑफ स्टेट कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि जो एम्पावर्ड बाय लॉ हैं, जो अपॉइंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत, वो किसी भी पर्सन को कन्फाइंड कर सकें, वो जजमेंट पास कर सकें, वो इम्प्रिजन कर सकें, वो प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड हों, वो सेफ्टी के रिलेटेड हों, वो कन्वीनियंस के रिलेटेड हों। ये जो लोग हैं, ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये जो एम्पावर्ड पर्सनस हैं, ये पब्लिक जो है पब्लिक सर्वेंट्स कहलाते हैं। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा पब्लिक सर्वेंट्स के मतलब। ठीक है, इसके बाद ये था 21। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये है 22 है मूवेबल प्रॉपर्टी। बच्चे मूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब एक बेसिक चीज़ याद रखनी है। जो वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा मूवेबल प्रॉपर्टी का, वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ही होगी, मतलब कि जो मुजस्सम सूरत में हो। जैसे ये पेंसिल है, ये कंप्यूटर है, ये बुक है, ये कॉर्पोरियल जो हैं वो प्रॉपर्टी हैं। जो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है, जैसे प्रोप्राइटरी राइट्स हैं, ठीक है, तो ये जो है ये इस डेफिनेशन में नहीं आएगी। हाँ, एक्सेप्ट लैंड से अलावा जो मीन्स के अटैच टू लैंड है, वो चीज़ भी इसमें शामिल नहीं होगी। अब यहाँ पर दो बेसिक पॉइंट सामने आए मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। नंबर 1 कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, जो मुजस्सम सूरत में हो और जो ट्रांसफरेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके, वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, रॉन्गफुल गेन। ये यहाँ पर वर्ड यूज होगा रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। तो ये सेक्शन जो है वो 23 है। सेक्शन 23 के मतलब है कि रॉन्गफुल गेन है कि गलत फ़ायदा उठाना, कुछ गेन होता है हासिल करना रॉन्गफुली, गलत तरीके से, ठीक है। और रॉन्गफुल लॉस है जिससे ले लिया उसको, जो लॉस हुआ वो रॉन्गफुल लॉस कहलाया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं 24 पे। 24 है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली एक्चुअली है इंटेंशन ऑफ काजिंग रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, मतलब कि वो इंटेंशन जो है, इंटेंशन ऑफ काजिंग,
किसी को रॉन्गफुल गेन, किसी से कोई गलत तरीके से चीज़ लेना या किसी को गलत तरीके से लॉस जो होता है, इसकी जो इंटेंशन होती है डिसऑनेस्टली कहलाती है। नंबर नेक्स्ट है 25, सेक्शन 25 है फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली मीन्स है, आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, विद इंटेंट टू डिफ्रॉड मीन्स है कि गलत नीयत के साथ, मतलब कि जानते हुए किसी को ठगना जो है वो फ्रॉडुलेंटली कहलाता है। 25 सेक्शन है 25। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 26 पे, रीजंस टू बिलीव। रीजंस टू बिलीव किसी वजह की बुनियाद पर, किसी रीज़न की बुनियाद पर किसी वाक़े या किसी मैटर को सच मानना, यकीन रखना जो है वो रीज़न टू बिलीव कहलाता है अंडर सेक्शन 26। मतलब ये है कि किसी रीज़न की बुनियाद पर किसी चीज़ को हकीकत मान लेना रीज़न टू बिलीव है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है, मिसाल के तौर पर ए जो है वो ये बिलीव रखता है, वो ये कहता है कि बी ने मेरे बेटे को कत्ल किया। अब उसने अब बी को अपने घर से दीवार फलांगते हुए निकलते देखा और उसके हाथ में खंजर था, वहाँ से उससे खून टपक रहा था। तो घर आया, देखा तो उसका बेटा जो था वो मर्डर हुआ पड़ा था। अब ए जो है वो इसी रीज़न टू बिलीव की बुनियाद पर बी को जो कातिल कह रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 27। आर्टिकल 27 है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क आर सर्वेंट। मतलब कि जो प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ यू आपकी बीवी के पास है, क्लर्क के पास है या आपके सर्वेंट के पास है, तो वो आपकी ही कंसीडर होगी। फॉर एग्जांपल आपकी बीवी गाड़ी लेके जाती है तो किसी को टक्कर मार देती है, अब ये नहीं कह सकते कि ये गाड़ी इसकी है, आपके बिहाफ पे है तो वो आपकी ही प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है 28 काउंटरफीट। काउंटरफीटिंग जो होती है ये होती है जालसाजी। काउंटरफीटिंग जो है जो ऐसी कॉपी तैयार करना जो ओरिजिनल के मुताबिक हो। फॉर एग्जांपल आपने करेंसी नोट देखे हैं ना, करेंसी नोट जो है अगर आप फोटोकॉपी मशीन पे जाए उसकी कॉपी करवाओ तो सबको पता है कि इसकी कॉपी है। या आपने अक्सर ईद पे देखा होगा बच्चों के पास होता है 1000 का नोट और उस पर लिखा होता है खुश आमदीद या ईद मुबारक, तो बच्चे उसको लिए फिर रहे होते हैं, तो वो कॉपी होती है। लेकिन अगर उसकी एज इट इज़ कॉपी बनाना और उसको मार्केट में चलाना तो ये काउंटरफीटिंग कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे है 29 है डॉक्यूमेंट। 29 है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी मैटर के मतलब हो। इट मीन्स है कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि लेटर्स लिखा हुआ हो, फिगर्स कोई निशान की सूरत में हो, एंड मार्क्स मिसाल के तौर पर किसी पत्थर पर या किसी चमड़े पर, किसी हड्डी पर कुंदा किया गया हो। ठीक है, तो वो जो है वो यूज़ हो सके एज आ एविडेंस। ठीक है, तो वो जो है यूज़ हो सके या यूज़ किया जाए तो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। इसके बाद सेक्शन 30 है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, एक्चुअली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये वर्ड जो है ना वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कुछ लीगल राइट्स क्रिएट करे, एक्सटेंड करे, ट्रांसफ़र करे, रिस्ट्रिक्ट करे या फिर एक्सटिंग्विश करे, ख़त्म करे जो है, या रिलीज़ करे, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ सकते हैं जैसे चेक है, अगर आप किसी को देते हो तो आप उसके पास राइट है कि वो इसको बैंक से विड्रॉ करा ले, या फिर कोई स्टाम्प पेपर है, तो ये जो है ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है अंडर सेक्शन 30। इसके बाद है 31 है अब विल के मतलब आप जानते हैं वसीयत है। इसके बाद है 32 है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशंस।
ये एक्चुअली एक्ट्स और ओमिशंस के मतलब, इसके मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक्ट्स बीन है कि किसी काम का करना, कमिट करना इज कॉल्ड एक्ट, और ओमिशंस मीन्स है कि किसी भी जो लीगल काम है या कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी, अगर वो ना की जाए तो आपने ओमिशन किया है, ठीक है। इसके बाद 33 ये भी एक्ट और ओमिशंस के मतलब है, और 34 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पीपीसी में। आप जितनी भी एफआईआर्स देखते हो, अक्सर एफआईआर जो हर्ड केसेस के रिलेटेड होती हैं, जो लड़ाई झगड़े डकैती के रिलेटेड होती हैं, उसमें 34 है ये सेक्शन ज़रूर लगा होता है। एक्चुअली जो 34 है इसमें एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये कॉमन इंटेंशन के मतलब है। जब सेवरल पर्सन, 2 or more पर्सन, सेवरल पर्सन कहलाएंगे 2 or more पर्सन किसी जुर्म को कमिट करते हैं विद कॉमन इंटेंशन। मिसाल के तौर पर 2 लोग हैं, उन्होंने ये एक बनाया कि हम आइडिया बनाया कि हम जो है फ़लाँ को कत्ल करना है, और उसी के लिए ए जो है वो बाइक पर बी को बिठा के लेके गया और बी ने वहाँ पर जाकर सी को जो है वो फायर कर मार दिया। तो ये दोनों की कॉमन इंटेंशन से ये जो है ये मर्डर हुआ है। 34 सेक्शन जो है इसके मतलब एक पूरा लेक्चर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको बना कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 35 पर। 35 जो है ये है जब सेवरल पर्सन जो हैं क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, और उसको इल्म भी हो कि ये क्रिमिनल एक्ट है, वो एक्ट सर अंजाम दें, तो सारे के सारे जो हैं वो लायबल होंगे। यहाँ पर जो है वो लायबिलिटी जो है वो डिस्कस की गई है कि सेवरल पर्सन व्हेन 2 or more पर्सन्स जो हैं वो एक्ट अ क्रिमिनल इंटेंशन, कोई भी क्राइम वो कमिट करते हैं और विद क्रिमिनल इंटेंशन करते हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो लायबल होंगे। इसके बाद जो है वो 36 है, ये भी एक्ट और ओमिशन के मतलब है। फिर इसके बाद 37 है। 37 है जो है वो सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, मतलब कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग चोरी करने जाएं तो वो तमाम लोग जो हैं वो इस ऑफेंस में शामिल होंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि मतलब कि जो एड करने वाले, जो इंस्टिगेट करने वाले, जो कन्वीनियंस देने वाले, जो उनको पनाह देने वाले, ये सारे लोग उस ऑफेंस में शामिल होंगे। मतलब कि सेवरल एक्ट्स जो हैं मुख्तलिफ पर्सनस के जो सेवरल एक्ट्स हैं, अगर वो कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो वो सेवरल पर्सन्स जो हैं वो उस ऑफेंस के लायबल होंगे। क्लियर हो गया ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी, पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। 38 है, ये भी इसी के रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 39 है वॉलेंटरली, ठीक है, वॉलंटियर्स। 39 है वॉलंटियर्स। कोई भी ऑफेंस कमिट जो होता है, अगर कोई पर्सन विद इंटेंशन, और उसको पता है कि अगर वो ऐसा एक्ट करेगा तो वो क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा, फिर भी वो अगर ऐसा करता है तो वॉलंटियरली कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 40 पे। 40 में ऑफेंसेस की एक लिस्ट दी गई है, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं 41। सेक्शन 41 जो है वो स्पेशल लॉज के मतलब है, और 42 जो है वो लोकल लॉज के मतलब है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है, जो स्पेशल लॉज हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मतलब हो सकते हैं, स्पेशल लॉज कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जो जेवनाइल कोड एक्ट है या जेवनाइल लॉज जो हैं वो हमारे जो माइनर लोगों के लिए हैं, वो एक पर्टिकुलर या स्पेशल लॉ कहलाता है। या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मतलब हो तो वो हमारा स्पेशल लॉ कहलाएगा। और लोकल लॉ जो होता है वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टेरिटरी जो है उसके लिए जो लॉ होगा वो हमारा लोकल लॉ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मखसूस
इलाके के लिए जो लॉ होगा वो लोकल लॉ कहलाएगा। इसके बाद सेक्शन है 43 इलीगल, गैर कानूनी। इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाई लॉ हो, मतलब कि जिसको कानून ने रोका है, अगर किया जाए तो इलीगलिटी हुई है, या फिर लीगली बाउंड टू डू, मतलब कि कानूनी तौर पर कोई काम करने के लिए कहा जाए और वो ना किया जाए। फॉर एग्जांपल कोई ड्यूटी है, फॉर एग्जांपल एक पुलिस के ज़िम्मा ड्यूटी है कि वो चौक में खड़ा होकर जो ट्रैफिक कंट्रोल करे, वो ऐसा नहीं करता तो उसने इलीगल किया, गैर कानूनीयत की है, इलीगलिटी की है। इसके बाद 44 है। 44 जो है वो इंजरीज के मतलब है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक डिफरेंस बताऊंगा। द वर्ड इंजरी जो है ये एनी हार्म है, ठीक है। वो हार्म पर्सन पर हो सकता है, बॉडी पर हो सकता है, माइंड पर हो सकता है, रेपुटेशन पर हो सकता है, प्रॉपर्टी पर हो सकता है, वो इंजरी कहलाएगा। अब आपने एक वर्ड सुना होगा हर्ट का। वर्ड जो हर्ट है वो इंजरी है, वो जो है वो हार्म है टू बॉडी। अगर जिस्म पर कोई जख्म लगता है तो वो हर्ट कहलाएगा। ये जो इंजरी है ये बॉडी पर हो सकती है, माइंड पर हो सकती है, पर्सन पर हो सकती है, प्रॉपर्टी पर हो सकती है। इसके बाद सेक्शन है 45, ये लाइफ के मतलब है, ज़िंदगी के मतलब है, और 46 जो है ये डेथ के मतलब है। इसके बाद 47 जो है ये एनिमल्स के मतलब है। एनिमल मीन्स ईच एंड एवरी लिविंग क्रिएचर है, तमाम जिंदा मखलूक है। इसमें ह्यूमन बीइंग निकाल के बाकी सारी जो मखलूक है वो एनिमल कहलाएगी। इसके बाद वेसल्स है। जो वर्ड वेसल है ये एक्चुअली कन्वीनियंस है, ये एक्चुअली कन्वेंस है बाय द वाटर, मतलब कि पानी पर चलने वाली कोई भी कश्ती या कोई भी ऐसी हो सकती है जिसके साथ सफ़र किया जा सकते। इसके बाद 49 है। सेक्शन 49 जो है ये ईयर और मंथ के मतलब है। ये वो ईयर और मंथ हैं जो ब्रिटिश कैलेंडर के मतलब हैं। इसके बाद 40 है सेक्शन। अब इस कोड को डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ चैप्टर्स में। वो चैप्टर फिर डिवाइड हैं पोर्शंस में। इन पोर्शंस को जो डिजिट दिए गए हैं वो सेक्शंस कहलाते हैं। इसके बाद सेक्शन है 51, ओथ के मतलब है, हल्फ के मतलब है। इसके बाद 52 है, गुड फेथ के मतलब है, गुड फेथ के मतलब है। इसके बाद 52A है, हार्बर के मतलब है। 52A जो है ये स्टूडेंट्स ये है पनाह देना, ठीक है। किसी भी मुजरम को आप पनाह देते हो तो आप मुजरम ठहरते हो, लेकिन अगर मियाँ बीवी किसी जुर्म में एक दूसरे को पनाह देते हैं तो वो मुजरम नहीं ठहरते। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अगर मियाँ बीवी में से कोई भी एक कोई ऐसा जुर्म करता है जो कि स्टेट के ख़िलाफ़ हो, जो कि सरकार के ख़िलाफ़ हो और मुल्क के ख़िलाफ़ हो, तो वो अगर एक दूसरे को ऐसी सूरत में पनाह देते हैं तो मुजरम ठहरते हैं। स्टूडेंट आज का हमारा ये लेक्चर जो था ये 2nd चैप्टर के मतलब था, जनरल एक्सप्लेनेशंस के मतलब था। बेसिक सी चीज़ें थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी के मतलब जो है वो MCQs बनाए जा सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।